वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। दरअसल नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 है और पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 6 हुआ करता था। ठीक, ये जो साइंस है हमारी, इसमें एनसीईआरटी की साइंस, इसमें तीनों साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स रूप में दे रखी हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, लाइफ प्रोसेस से। अब बायोलॉजी वैसे अपने आप में बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन इसका अगर बेसिक पता हो तो ये और सिंपल बन जाती है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बेसिक लेके करेंगे। ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर है, ये हमारा सिलेबस के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। पर होता क्या है कि पढ़ाते समय नॉर्मली इसको इग्नोर कर दिया जाता है, पर ये आना चाहिए। अगर बायो पढ़ रहे हो तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कई बार मैंने देखा है। मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, 4-5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। वहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाते हैं या जो नए एडमिशन होते हैं हाई स्कूल में, उन बच्चों का किसी किसी का तो बेसिक इतना कमज़ोर होता है, उनको ये नहीं पता होता कि सेल कहाँ होती है। बायो की जो मेन जड़ है वो सेल ही तो है। सेल क्या होती है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी बनी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। अब उन बच्चों को ये तो पता है सेल क्या होती है, सेल ऑर्गेन क्या होते हैं, पर ये नहीं पता होता सेल कहाँ होती है। उनसे पूछो सेल देखी है कि नहीं देखी। ये बॉडी वगैरह ये सब हमारी सेल ही तो हैं। तो इतना भी बेसिक कमजोर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हाई स्कूल में आ गए तो हाई स्कूल में क्या, अब तक 8th क्लास तक जो भी तुम जैसे भी पास हुए हो, 8th क्लास तक नॉर्मली ये चलता है रट्टाफिकेशन। नोट्स लिखवा दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आप रटते हो और क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख आते हो। लेकिन हाई स्कूल में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि रटने से काम नहीं चलता है, और रट भी लो तो फिर उसमें ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं बनेंगे। तो समझते हुए चलना है। और 11th-12th में तो और ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, एकदम बढ़ेगा सिलेबस, फिर आप हॉपलेस हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, समझते हुए चलना है। और ये निश्चय कि अगर आप समझते हुए पढ़ोगे तो ना तो कोई आंसर याद करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ थोड़े बहुत सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए। ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश वीक है, ऐसा नहीं चलेगा। सेंटेंस थोड़े बहुत आने चाहिए, और उसके लिए हमारे ही चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे सेंटेंस सुधर जाएंगे और फिर अपने आप आंसर बना के लेके आओगे। मैं खुद यही करता था। मैं भी कभी मैंने क्वेश्चन आंसर याद नहीं करे, ना कभी मैंने नोट्स वगैरह बनाए। टोटल चीज़ों को समझता था, और जो नोट्स बनाते हैं उसकी जगह मेरी रद्दियाँ हुआ करती थी, रफ कॉपी जिसको बोलते हैं वो, और वो किलो के हिसाब से भरती थी। इतना लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे, और उसी के दम पे मैंने अपना हाई स्कूल टॉप किया, इंटर टॉप किया, ग्रेजुएशन भी टॉप किया, ठीक है ना। तो समझने पे अलग ही वो होता है, पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। तो समझते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब जैसे बायो पढ़ रहे हैं तो बायो का थोड़ा ज़्यादा बेसिक में ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा ही होता है। और ये थोड़ा जब कर लेंगे तो फिर आगे तक की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। तो साइंस 3 भागों में बटी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? बायो ही पढ़ने वाले हैं। बायो मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी की शॉर्ट में बायो बोल देते हैं। अब बायोलॉजी में हम पढ़ते किसके बारे में हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल, प्लांट, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जो भी जिंदे चीज़ें होती हैं, लिविंग चीज़ें होती हैं, वो सब हमारी ऑर्गेनिज्म में आ जाती हैं। अब जो बायो है, इसके फादर कौन है या इसकी डिस्कवरी किसने की? वैसे हम ये जो फादर होते हैं, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ साइंस, ये इसमें ही चलता है साइंस वगैरह में। इसके अलावा फादर ऑफ नेशन, ठीक है। हालांकि हम ये जो फादर ऑफ नेशन ऐसा बोल नहीं सकते, संविधान के अकॉर्डिंग हम किसी भी अपने नेशन को फादर का दर्जा नहीं दे सकते, किसी भी पर्सन को फादर का दर्जा नहीं दे सकते, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, तो ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, वैसे बोलते रहो, ठीक है ना। पर साइंस में हम टैग दे सकते हैं इस तरह के। तो जो हमारे फादर ऑफ साइंस हैं वो कौन थे? अरस्तु, ठीक। इसके अलावा फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन है? ये भी अरस्तु हैं। इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी ये भी अरस्तु हैं। अरस्तु वैसे इतने महान साइंटिस्ट नहीं है,
वैसे हुआ क्या है कि पहले के टाइम पर इतनी डिटेल साइंस नहीं थी, पहले ये शाखाएं भी नहीं थी, जो भी थोड़ी बहुत खोज होती थी वो हमारा साइंस हो गया करता था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा खोज में खोज होती रहती हैं, जब ज्ञान बड़ा होता है तो फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं ताकि हमें वो आसानी से समझ में आने लगे। तो इस तरह से फिर इन शाखाओं की खोज, अब जूलॉजी में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बॉटनी में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है ना, आगे आगे बहुत शाखाएं, और हर शाखा से इतनी डिटेल होती है कि आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लो आराम से, ठीक है ना। तो हमारी बायोलॉजी, साइंस, जूलॉजी, इन सब के फादर कौन बोले जाते हैं? अरस्तु बोले जाते हैं। अब बात करते हैं बॉटनी। तो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। अब वो इसके फादर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 500 प्लांटों के बारे में एक जानकारी दी थी, ठीक, उनका थोड़ा क्लासिफिकेशन दे दिया था, उनके बारे में नॉलेज दी थी। तो इतनी बड़ी नॉलेज उससे पहले किसी और साइंटिस्ट ने नहीं दी थी। थियोफ्रेस्टस से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे प्लांटों के बारे में जानकारी दी थी। 500 प्लांटों के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, तभी से फादर ऑफ बॉटनी बोले जाते हैं, ठीक। तो ये थी हमारे साइंस के बारे में। अब जूलॉजी के बारे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो वो पढ़ते हैं हम एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स कौन होते हैं तो ये आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा होता है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैलिफोर्निया के पार्क में। वहाँ क्या है, एक जू है और वहाँ जू पर जब गेट के पास आप खड़े होगे तो वहाँ एक, जब उसके ऊपर एक पट्टी लगी हुई है और उस पट्टी पर लिखा हुआ है कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर या एनिमल्स को देख रहे हो, ठीक। और उसमें क्या होता है कि उसके नीचे ही लगा हुआ है मिरर, और उस मिरर में अपनी ही फोटो दिखती है ये, ठीक है ना। शीशा है, मिरर है, तो उसमें अपना ही फोटो दिखेगा, और ये रियलिटी भी है क्योंकि इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल है, ठीक है। तो जितने भी जानवर होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, कैट वगैरह, ये सब क्या होते हैं? एनिमल्स में आते हैं। अब दूसरा है बॉटनी। इसमें क्या आते हैं? सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ट्री वगैरह, श्रब्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं? बॉटनी में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जूलॉजी, बॉटनी ये दो ही भाग हैं, हालांकि और भी हैं। समय समय पर देखो क्लासिफिकेशन में चेंजिंग आते रहते हैं। जैसे R.H. व्हिटेकर हैं, उन्होंने 5 भागों में पूरा एनिमल, ये जो किंगडम हैं, 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक प्लांट, एनिमिलिया। उसके बाद फिर 6 किंगडम भी आया था। तो क्योंकि इसमें देखोगे जूलॉजी और बॉटनी, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में से किसी में नहीं आते, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे सब। तो इस तरह से समय समय पर ये क्लासिफिकेशन चलता रहता है, पर ये मेन सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब तो हम बायो जब पढ़ रहे हैं तो इसमें स्टडी किसकी करेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कैसे पता करें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग? बड़े जानवर हैं, उनको देखकर बता दोगे हाँ ये लिविंग है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप भी कंफ्यूजन हो जाओगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। तो इसके लिए कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाए जाते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो हमारी नॉन लिविंग हो गए, ठीक है। तो क्रम बाई क्रम देखेंगे और इसी में हमारा लगभग बहुत सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और यह इसमें से कुछ टॉपिक हमारे इसी चैप्टर में हैं जो हमें पढ़ने भी हैं। वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही हमारे इस चैप्टर का है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है? जीवन चक्र। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है। जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और फिर मर जाते हैं। तो क्या हो गया? एक जीवन चक्र हो गया, ठीक। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण हो गया। इसके बाद दूसरा है न्यूट्रिशन। ये हमारे इस चैप्टर में भी है और डिटेल में है। न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम लोग खाना पीना खाते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब या वो खाना पीना खुद बनाए या दूसरों से ले, ठीक, उस बेसिस पे ही ये बटे हुए हैं। जैसे बॉटनी में क्या होता है? ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं।
आप में से कुछ बोलोगे कि हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं किचन में। तो हम खाना नहीं बनाते, हम खाने का रूप चेंज करते हैं। जैसे हमने खाना तो लिया प्लांट से, मान लो हमने गेहूं ले लिया, ठीक। अब हमने गेहूं का रूप चेंज करके उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया, आटे का फिर से रूप कन्वर्ट करके उसको रोटी में चेंज कर दिया। तो हमने वो आटा खुद नहीं बनाया, अपनी बॉडी में नहीं बनाया, हमने उसका रूप चेंज किया है किचन में, ठीक है ना। तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम खाना अपना खुद बनाते हैं, हम सिर्फ खाने का रूप चेंज करते हैं। जो प्लांट होते हैं, बॉटनी में जो आते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो जमीन से पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सनलाइट के प्रेजेंटेशन में अपना खाना ग्लूकोज C6H12O6 बना लेंगे अपनी लीव्स के अंदर। तो इस तरह से हमारे ये डिवाइडेशन हुआ है। तो न्यूट्रिशन लेने के तरीके हो गए, ये दो तरीके हैं, एक तो खाना दूसरों से लेना और एक खुद बनाना, और वो आता है न्यूट्रिशन के अंतर्गत। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तीसरा है रेस्पायरेशन, सांस लेना, श्वसन। रेस्पायरेशन में क्या होता है? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो ग्लूकोज से मिलकर टूटती है और एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से ही हम सारे काम कर रहे हैं, चलना फिरना खेलना कूदना, ये सब हमारा रेस्पायरेशन के थ्रू ही होता है। रेस्पायरेशन प्लांट भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट भी रेस्पायरेशन करते हैं। वो दो चीज़ें करते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और दूसरा रेस्पायरेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन निकालते हैं और रेस्पायरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बिल्कुल हमारी तरह रेस्पायरेशन करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और वो दिन रात करते रहते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में देख लेंगे इसको। तो रेस्पायरेशन जरूरी है क्योंकि यही से हमें एनर्जी मिलती है और यहीं से हमारे सारे काम होते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? परिवहन। इसमें हमारी बॉडी में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। और दो तरह के लिक्विड टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ये दोनों अलग अलग नसों के जाल में, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उनमें चलते हैं और अलग अलग सामानों को ये ले जाते रहते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या होता है? जो हमारी बॉडी में हानिकारक प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसके अलावा स्वीट्स पसीना है, इसके अलावा यूरिया है, हमारा सही बनाता तो अमोनिया है। अमोनिया ज़्यादा जहरीला होता है। अब वो ज़्यादा जहरीला होने की वजह से उसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होता है कि उस अमोनिया को हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया फिर कम पानी की मदद से टॉयलेट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम हानिकारक चीज़ों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। और ये जो बाहर निकालने का प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? कहाँ गया हमारा? ये रहा एक्सक्रीशन, ठीक है, उत्सर्जन। तो ये हमारा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी जैसी ही संतानें उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। जो हर स्पीसीज होती है वो कैपेबल होती है कि वो अपने तरह की स्पीसीजों को जन्म दे सके। और जो हम कहते हैं कि ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, जैसे कैट अलग स्पीसीज से संबंधित है, अलग जाति होगी, कुत्ते अलग जाति के हो गए। तो जो हम जो डिवाइडेशन करते हैं स्पीसीज के बीच में, वो हम ये देखते हैं कि अगर वो जीव जिस जीव से रिप्रोडक्शन कर सकता है और अपनी जैसी संतानें उत्पन्न कर सकता है, वो एक ही स्पीसीज के आते हैं। अगर वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और अपनी जैसी संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते तो वो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। और ये नॉर्मली 10,000 साल में स्पीसीज, एक ही जानवर से जब पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जाती हैं तो 10,000 साल बाद स्पीसीज चेंज हो जाती है। इतना वेरिएशन और इतना ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नई नई स्पीसीज बनती हैं। वैसे हर साल हजारों स्पीसीज हमारी नष्ट हो चुकी होती हैं और सौयों नई बन जाती हैं। तो चलता रहता है। कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं कि उनका हमें अभी तक पता भी नहीं पड़ा है और वो ख़त्म भी हो चुकी हैं, हमारे बिना नज़र में आए हुए ख़त्म हो चुकी हैं। इतना तरह की वो होती हैं स्पीसीज, ठीक। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। एक होता है सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेशन। सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें सेंस ऑर्गन होते हैं। अब होता क्या है कि हमारा पूरा नर्वस जाल होता है, नर्वस सेल्स होती हैं और उनका काम होता है सेंसिटिविटी लेना। जैसे मैं यहाँ नकोच रहा हूँ तो मुझे दर्द का एहसास होगा। अब ये जो दर्द का एहसास हो रहा है ये सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक, इसके लिए पूरा सिस्टम बना होता है। अब प्लांटों में सेंसिटिविटी होती है पर किसी किसी चीज़ को लेकर ही होती है, इसीलिए उनमें काटने पर दर्द वगैरह नहीं होता है। ठीक है ना, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, पर किसी किसी चीज़ को लेकर होती है, जैसे सनलाइट की तरफ उनका मुड़ जाना, ये थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है, वो हार्मोन्स की वजह से होती हैं। इसके अलावा अडेप्टेशन, जैसे ठंड लगती है तो हमें सेंसिटिविटी हुई, अब उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर भी तो ढलता है। तुम एकदम गर्मी से ठंडे में आओ तो क्या होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी से ठंडे में आने एकदम ठंड लगेगी। लेकिन अगर यही धीरे धीरे महीनों दर महीने चेंज होते होते मौसम इतना चेंज हुआ हो तो तुम्हें एकदम ठंड नहीं लगेगी, तुम्हारा शरीर अडेप्ट हो चुका होगा उस माहौल को लेकर। तुम एकदम अमेरिका वगैरह या रसिया में पहुंच जाओ तो वहाँ के ठंडे इलाके में तो शायद आप सर्वाइव भी ना कर पाओ, पर वहाँ के लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अडेप्टेशन हो चुका है उस चीज़ को लेकर। ठीक है ना, तो अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाना, वो हमारा अडेप्टेशन कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही हमारा शुरुआत होती है 9th क्लास में एक तरह से, जिसको बच्चे रटने पे लग जाते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है, मतलब सेल्स मिल मिल के पूरी बॉडी बनाती हैं। अब सेल्स क्या होती है, 9th क्लास में इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, सेल ऑर्गेन्स भी बनाए होंगे, दो सबसे फेमस ऑर्गेन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये बनवाए होंगे और आपके पेपर में भी आए होंगे। सेल का डायग्राम आता है और सेल ऑर्गन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये भी आए होंगे पिछले जो आपने पेपर दिए होंगे। ठीक, तो देखो सेल्स क्या होती थी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने। ठीक, ये जरूरी है इसलिए थोड़ा मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि आगे कई तरह की सेल्स के बारे में जानकारी लेंगे तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ इसके अंदर आपने वो न्यूक्लियस देखा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखी होगी, वैक्यूल्स देखे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी देखी होंगी। ठीक, तो राइबोसोम्स वगैरह, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये बहुत सारी चीज़ें सेल ऑर्गन्स वगैरह सब आपने बनाए होंगे। यहाँ पे एक और सेल होगी यहाँ यूँ करके, ठीक, ऐसे यहाँ पर एक और सेल होगी, तो सेल से सेल जुड़ी रहती हैं। तो ये सेल्स आपस में मिल मिल के पूरी बॉडी बनाती हैं। ठीक, ये जब हाथ पैर है ये सब क्या है, ये सब सेल्स से मिलके बने हुए हैं। अगर मैं यूँ कर रहा हूँ तो इसमें सौयों या हजारियों सेल्स से इतने में ही झड़ चुकी हैं, इतनी छोटी होती हैं। अब सेल्स अगर सबसे छोटी सेल देखें तो सबसे छोटी सेल होती है हमारी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये बहुत छोटी होती है। और अगर सबसे बड़ी सेल्स की बात करें तो वो हमारे अंदर खुद होती हैं, और उन सेल्स का नाम क्या होता है, वो होती हैं नर्वस सेल्स, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी में। एक चैप्टर है आगे उसमें देखेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये इतनी बड़ी बड़ी तक होती हैं कि हमारे यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक खत्म हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सेल होती हैं पर पतली बहुत होती हैं। ठीक है ना, इन्हीं जो नर्वस सेल्स होती हैं इन्हीं के डैमेज होने से पोलियो वगैरह हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर नर्वस सेल्स से डैमेज हो गई, पहली बात तो ये है कि नर्वस सेल्स एक बार डैमेज हो जाती हैं तो कभी रिकवर ही नहीं होती। जैसे तुम्हें चोट लग जाए तो क्या होगा, जख्म बढ़ जाएगा। अगर नर्वस सेल्स में चोट लग गई तो वो कभी रिकवर ही नहीं होगी, और जब रिकवर नहीं होगी तो क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए वो हिस्सा बेकार हो जाएगा, उस हिस्से से फिर आगे कोई सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। मान लो पोलियो वायरस है, उसने नर्वस सेल को बेकार कर दिया, पोलियो वायरस नर्वस सेल्स को बेकार करता है। अब जब नर्वस सेल्स बेकार हो जाएगी तो अब इस हिस्से में कुछ भी करो, इस हिस्से को काट दो, कुछ भी कर दो, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, इतना तगड़ा वो इसका काम होता है। ठीक है ना, तो सेंसिटिविटी के लिए नर्वस सेल जरूरी है, और नर्वस सेल्स हमारी सबसे लंबी सेल होती है। अब आती है सबसे बड़ी सेल। देखो सबसे छोटी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी। सबसे बड़ी और सबसे लंबी में डिफरेंट है, लंबी अलग हो गया और बड़ी अलग हो गया। अब सबसे बड़ी सेल क्या होती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी सेल के अंदर का हिस्सा देखा है? अब नर्वस सिस्टम भी इतनी पतली होती है कि आप उसको पता नहीं कर पाओगे, बाल तो बहुत मोटा है उसके सामने। ठीक है ना,
इसके अलावा हाथ पैरों की जो कोशिकाएं हैं ये बाहर से चलो देख लिया, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर पता नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि बहुत छोटी है, समूह में तो हमें दिख रही है। पर क्या सेल के अंदर का कभी देखा है, रियल सेल का अंदर? वो देखा है। और किस में देखा है? अंडे में। अंडा हमारा खुद एक सेल होता है, ठीक है ना। अंडे हालांकि दो तरह के होते हैं, फार्म के अंडे और देसी अंडे, ठीक है ना। उनको कभी डिफरेंट कभी बाद में देखेंगे, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल देख लेंगे। तो जो अंडा होता है वो हमारा क्या होता है, एक सेल होती है, उसके अंदर जो गोल गोल येलो सैक होता है वो हमारा यही तो होता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए वगैरह होती है, न्यूक्लियोलस होती है। डीएनए तो इतना बड़ा होता है कि यहाँ से लेके सूरज तक के 100 चक्कर लग जाएंगे अगर एक इंसान के सभी डीएनए को मिला दिया जाए। यहाँ से लेके सूरज तक के 100 चक्कर लग जाएंगे तब जाके वो डीएनए खत्म होगा, इतना लंबा डीएनए बैठता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो पीला पीला पार्ट्स होता है अंडे के अंदर वो हमारा न्यूक्लियस ही होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अलग नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें पता नहीं पड़ेगा, उसी में सब घुले हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, लाइसोसोम्स, लेमासोम्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसी में होती हैं। हाँ, तो बात है अब सबसे बड़ी सेल्स। तो बड़ी सेल्स कौन सी है? सबसे बड़ी सेल्स है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा एक सेल है, ठीक है, खुद में बड़ा है, लेकिन अंडे में भी सबसे बड़ा अंडा कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अब सेल से हमारी बॉडी बनी कैसे होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा हो या किसी और एनिमल्स का हो। तो उसके लिए इस सेल ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता लगता है कि पूरी बॉडी कैसे बनती है। हमारी जो बॉडी बनती है उसमें लगभग 30 लाख करोड़ सेल होती हैं। 30 लाख करोड़ सेल, इतनी ज़्यादा सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। और अगर टाइप्स की बात करें कितने तरह की सेल होती हैं, तो 200 तरह की हमारी लगभग ये सेल्स होती हैं। 200 तरह की सेल्स आपस में मिल के पूरी बॉडी बना देती हैं। अब सेल्स कैसे बॉडी को बनाती हैं, तो देखो, सबसे पहले सेल्स आपस में मिल के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैं पहले बॉडी ये बता रहा हूँ कि बॉडी कैसे बनी है, फिर इसकी तुलना करूँगा एक बड़े शहर से। जो बड़ा शहर होता है बिल्कुल वैसी ही होती है हमारी बॉडी, उसमें और हमारी बॉडी में कोई खास अंतर नहीं होता। जैसे सारे काम शहर में होते हैं वैसे सारे काम हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे शहर बनता है वैसे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये दोनों का एक कंपेयर तौर पर देखेंगे, ठीक है। तो क्रम बाई क्रम देखते हैं। सबसे पहले सेल मिल के क्या बना रही है? टिश्यू बना रहा है। और टिश्यू मिल के क्या बनेगा? ऑर्गेन, ठीक है। ऑर्गेन आप जानते ही होंगे, अंग, जैसे आंख हो गया, हाथ हो गया, ठीक। अब ऑर्गन्स मिल के क्या बनाएंगे? ऑर्गेनल सिस्टम। ऑर्गन्स मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल सिस्टम। अब देखो, यहां से हमारा मेन चीज चलेगी, सिस्टम। जिस वर्ड में सिस्टम लग जाए उसमें समझ लो कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे हमारा इसी चैप्टर में हम बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे, 4 सिस्टम पढ़ेंगे। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम ही तो हम पढ़ेंगे। और जब सिस्टम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन आएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो माउथ हो गया, फेरिंग्स वगैरह हो गया, इसके बाद स्टमच हो गया, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, ठीक। तो इसी तरह से ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं। और इस चैप्टर में या मोस्टली हाई स्कूल में हम पढ़ने वाले जो हैं बायोलॉजी, उसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम चैप्टर आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा आगे, ठीक है। तो सिस्टम्स के बारे में ही जानकारी लेंगे हम, ऑर्गन्स वगैरह के नहीं, सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम जो हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इतने सारे सिस्टम मिल के सारे सिस्टम मिलके क्या बन जाता है? हमारी बॉडी, ठीक है। पूरी बॉडी तैयार हो गई। अब
मैंने बोला था कि ये पूरा जो जैसे बॉडी बनती है सेम ऐसा ही शहर होता है। अब शहर कैसा होता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ब्रिक्स, ईंट, ईंट मिल मिल के क्या बनाती हैं, दीवार बनाती हैं, वॉल। ठीक, ईंट से शुरुआत होती है, जैसे हमारी बॉडी की शुरुआत सेल से होती है, ऐसे ही जो जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरे शहर में, उसकी शुरुआत किससे होगी, ब्रिक से होगी। और ब्रिक मिल मिल के क्या बनेगी, वॉल्स बनाएंगे। और वॉल्स मिल मिल के क्या बनाते हैं, रूम, कमरा। ठीक है, अब रूम मिल मिल के क्या बनाएगा, हाउस। और एक हाउस में बहुत सारे रूम होते हैं, ऐसे ही एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे कमरे वो भी होते हैं, ऑर्गन्स सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हाउस में बहुत सारे कमरे होते हैं। ठीक, अब हाउसेस मिल मिल के क्या बनाते हैं, पूरा सिटी। तो जैसे पूरा एक शहर बना वैसे ही हमारी बॉडी बनी। अब इनमें समानता क्या है, ये नहीं है कि एक तुकबंदी मिल गई हो, इनमें जो काम है उसमें भी बहुत सारी समानता है। जैसे सबसे पहले शहर में क्या होता है, पाइपलाइन बिछी होती हैं, गैस पाइपलाइन होगी, पानी की पाइपलाइन होगी। ठीक है, इस तरह से पाइपलाइन बिछी होती है। हमारी बॉडी में भी तो पाइपलाइन बिछी हुई है, और पाइपलाइन किसके अंतर्गत आती है, ट्रांसपोर्टेशन। हमारा ब्लड वगैरह जो चलता है नसों में ही तो चलता है, ब्लड वेसल्स में, ठीक, आर्टरी वेन वगैरह में। और ये इतना लंबा ट्रांसपोर्टेशन होता है कि अगर एक बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स को एक लाइन में लगा दिया जाए तो लगभग लगभग 100 किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स, मतलब कि नसों का जाल, नसों का एक लंबाई बन जाएगी, 100 किलोमीटर लंबी नस हो जाएंगी अगर एक इंसान की सारी नसों को मिला दिया जाए तो। ठीक, तो इतना ज़्यादा ये हमारा पूरा पाइपलाइन हमारी बॉडी में बिछी रहती है। तो शहरों में भी पाइपलाइन बिछी रहती है, उससे पानी वगैरह आता है, और कितनी लंबी पाइपलाइन होती है। ठीक है ना, तो पहला समानता ये होगी। दूसरा है न्यूट्रिशन। हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक, इसके अलावा शहर को भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर हाउस से एनर्जी बनती है और शहर में आती है, वो उस शहर को चलाती है। ठीक है ना, इसके अलावा रेस्पायरेशन भी बोल सकते हो, शहर को भी एनर्जी, रेस्पायरेशन में एनर्जी तो बनती है, शहर को भी एनर्जी चाहिए, हमें भी एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है। एक है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालना। हमारी बॉडी हमारे शरीर से हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालती है, तो शहर से भी नगर पालिका के लोग, नगर निगम के लोग कूड़े को भरकर गाड़ियों में शहर से बाहर ले आकर छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, हमारा शरीर भी एक्सक्रीशन करता है, शहर भी करता है। इसके अलावा बहुत सारी समानताएं होती हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में भी और वैसे भी। ठीक, और वैसे भी देख लो, दोनों वाई वाई पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 4 डिजिट का वो है, 4 डिजिट का ये है, तो बहुत सारी समानता है। तो इस तरह से हमारा ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब ये तो हो गया कि हमारा बॉडी बनी कैसे होती है। देखो, अब डायरेक्ट मैं चाहता तो तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम ये पढ़ा देता। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ता ये सिस्टम क्यों लगा हुआ है, ये नाम ही क्यों बना, सिस्टम नाम में क्यों लगा, डाइजेस्टिव के बाद में सिस्टम क्यों लगा। तो सिस्टम का अपना खुद महत्व होता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, अब पता पड़ गया तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये स्टडी किस पैटर्न पे चल रही है, कि हम सारे सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल में जो हमने पढ़े वो सारे सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सिस्टम। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो आ जाती हैं। अब क्रियाएं में क्या होता है, या तो कोई चीज़ बन रही होती है या कोई चीज़ टूट रही होती है। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है ये 2 भागों में हो गया। कौन कौन से 2 भाग, एक तो होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजें बनती हैं, मतलब फॉर्म होती हैं, चीजें नई चीजें बनती हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होती हैं, चीजें टूटती हैं। ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन होती हैं। कैटा मतलब काटना,
चीज़ें कटती हैं या टूटती हैं। ठीक है, याद करने के लिए एक तुकबंदी है। ठीक है, कैटाबॉलिक मतलब कटती हैं, टूटती हैं। अब एनाबॉलिक में कौन कौन सी प्रोसेस होगी? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे खाना बनना, पौधों में खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? हमारा एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? चीजें टूटती हैं। तो इसमें हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज हो रही है जो टूट रही है? तो देखो, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और वो CO2 H2O वगैरह में और एनर्जी में टूट जाता है। तो यहाँ पे चीज बनी, क्या बनी? ग्लूकोज बना, C6H12O6। और यहाँ पे क्या हुआ? रेस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटा, और ये टूट के CO2 H2O और एनर्जी बनाया। तो इस तरह से जहाँ चीज़ें बन नहीं होती हैं उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म में रखते हैं, और जो चीज़ें टूटती हैं वो हमारी कैटाबॉलिज्म में आती हैं। ठीक है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से बोल देते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी हमारे शरीर में बहुत सारी होती रहती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है इसको तुम कहोगे कि हमें ग्रोथ आता है। ठीक है, नॉर्मली आता है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक है भी नहीं। पर अगर मैं कहूँ कि लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको मैं पानी में डाल रहा हूँ और वो फूल के बड़ी हो रही है, तो उस लकड़ी के टुकड़े में भी तो ग्रोथ हो रही है। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा? वो नहीं आएगा। उसमें भी ग्रोथ हो रही है, और हमारा भी तो आकार बढ़ रहा है समय के अकॉर्डिंग, तो हमारे अंदर भी ग्रोथ हो रही है। हमने अपनी ग्रोथ को हमने लिविंग वाली ग्रोथ मान लिया, और उसकी ग्रोथ को हम लिविंग में नहीं मान रहे। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो देखो, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ किस टाइप की हो रही है। ग्रोथ के भी टाइप्स होते हैं। हमारी जो ग्रोथ हो रही है उधर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स मतलब जो हमने अभी सेल्स देखे थे, एक सेल्स डिवाइड होकर 2 सेल्स में बढ़ रही है। ठीक, 2 से फिर 4 सेल्स में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ग्रोथ में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जो बताया था कि लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी में डाल देते हैं और ये फूल के बड़ा हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रही। लकड़ी के टुकड़े में जितनी सेल्स हैं उतनी रहेंगी, बल्कि ये पानी जो है उन सेल्स के बीच बीच में जाके उसको आकार को बढ़ा देगा। तो इन दोनों की ग्रोथ में अंतर है, इसलिए हमारा लिविंग्स में नहीं आएगा, और ये वाली ग्रोथ हमारी लिविंग्स में आएगी। रेत का टीला होता है, वो बढ़ता जाता है, उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स बाहर से आए, ब्रेकडाउन उन्हीं पार्टिकल से, नए पार्टिकल्स नहीं बने, बाहर से पार्टिकल्स आए जिन्होंने उसके आकार को बढ़ा दिया, तो वो भी ग्रोथ में नहीं आएगा। ठीक है, या वो भी लिविंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रोथ भी क्या है? ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग्स का। अब नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब हिलना डुलना चलना फिरना, ये सब मूवमेंट में आ जाती है। अब मूवमेंट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप बोलोगे कि प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, वो तो हिलते डुलते चलते फिरते नहीं है, तो वो भी तो लिविंग में आ गए। तो देखो, उनमें भी मूवमेंट होती है, पर क्या होती है? उनमें जैसे रूट्स हैं, रूट्स पानी की खोज में ही तो नीचे जाती हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है? वो मूवमेंट में आएगी। इसके अलावा अगर कोई प्लांट है, ठीक है, इस तरह से टेढ़ा रख दो उसको, और इसकी जो रूट्स हैं यूं करके आएंगी। अगर नीचे की तरफ इसमें पानी होगा, इधर पानी उसको नहीं मिल रहा है, तो ये रूट्स ऑटोमेटिकली पानी की खोज में नीचे चली जाएंगी। अगर ये पानी ऊपर की तरफ दोगे उसको, तो रूट्स ऑटोमेटिकली पानी की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, मूवमेंट ही तो है, रूट मूव भी तो कर रही हैं। इसके अलावा उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो सूरज की अकॉर्डिंग अपने सनलाइट पाने के लिए अपनी ग्रोथ करती हैं। सूरजमुखी का पौधा है वो सूरज की ओर मुड़ता है। इसके अलावा छुई मुई हैं, उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ती क्यों हैं? जैसे ही टच करते हैं वो सारा जितना भी वाटर होता है उसमें पत्तियों, वो अपना सारा वाटर अपने अंदर से निकाल के अपनी रूट्स में भेज देती हैं। तो क्या सिकुड़ जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है? ये हमारा मूवमेंट के अंतर्गत आ गया। तो इस तरह से ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर
पाई जाती हैं। अब क्या कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो? तो देखो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है वायरस। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं पहले। वायरस, विषाणु। कोरोना वायरस नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, इतनी जल्दी भूले तो होगा नहीं उसको अभी। तो वो क्या है? वो एक वायरस की ही कैटेगरी है। तो ये वायरस इतने छोटे, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, सबसे छोटे यही होते हैं एक तरह से, माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम से थोड़े से बड़े या उसी की कैटेगरी के इनको मान के चलो। एंगस्ट्रॉम में इनको नापा जाता है। अब ये जो वायरस होते हैं इनके ऐसे लक्षण होते हैं कि ये लिविंग्स में भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग्स में। तो ऐसे कौन से लक्षण होंगे कि ये दोनों में आ जाते हैं? तो देखो, वायरस अगर जमीन पर पड़ा हुआ है तो वो हजारों साल तक जमीन पर पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। जैसे रेत का कण पड़ा रहता है, सेम उसी तरह से वायरस पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में जाके अपनी जैसी ही संख्याओं को बनवाता है, हमारे ही डीएनए को यूज करते हुए। अब ये कौन सा लक्षण हो गया? अभी तो जीवितों वाली हरकतें होगी इसकी, खुद सक्रिय होकर हमारी सेल का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में लेके और अपनी जैसी सेल्स बनवा रहा है, अपने जैसे वायरस बनवा रहा है। तो ये तो पूरा कंट्रोल इसने अपने हाथ में ले लिया। और ये कौन कर सकता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये लिविंग की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से ये लिविंग में भी आता है, नॉन लिविंग में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जूलॉजी बॉटनी के बीच में भी आती हैं। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं यूग्लिना, वो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा, जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। लेकिन जब उसको सनलाइट ना मिले, पानी में पाया जाता है नॉर्मली, तो वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह और भी जो छोटे छोटे प्रोटोजोन्स होते हैं, उनको खाने लगता है, मतलब एनिमल्स की तरह खाने लगता है। तो इस तरह से वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के बीच में हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे सारे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पायरेशन, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी बस इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।